अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी के उसूल या बुनियादी कानून। होता क्या है हमारे पास, देखें कैंसर तो पता है हमें क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है। ये वर्ड हमारे लिए नया है। ठीक है, कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? कीमोथेरेपी का मतलब होता है एक इलाज, ट्रीटमेंट। ठीक है, एक ट्रीटमेंट का मेथड, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, ट्रीटमेंट का मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, बॉडी है। ठीक है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए, किल करने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, दो ऑप्शन हैं। हम केमोथेरेपी क्या है? एक तरीक़ाकार है। ठीक है, एक मेथड है इलाज का जिसमें हम दवाइयों का यूज़ करते हैं ताकि हम कैंसर सेल्स को जो बॉडी में उनको मार सकें, फिर उनकी ग्रोथ को रोक सकें। ठीक है, और जो हमारे पास ये दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, ये मेडिसिन कैंसर को ट्रीट करने वाली, जिनको हम कह रहे हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, ये बॉडी के हर हिस्से तक पहुँचती हैं, हर हिस्से तक, हर पार्ट तक पहुँचती हैं। और क्या करती हैं? ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। वो सेल्स जो कि बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रहे हो, जो कि बहुत रैपिडली क्या कर रहे हो, खुद को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, उनको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय। क्योंकि कैंसर सेल्स जो होते हैं ये बॉडी में बहुत ही रैपिडली क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली इन ड्रग्स का टारगेट क्या होता है? ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना है, फिर उनकी ग्रोथ को रोक देना। ऑप्शन 2 है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास तो इन शॉर्ट कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? केमिकल दवाओं से इलाज। किसके लिए? कैंसर के लिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कैंसर कीमोथेरेपी स्ट्राइव्स टू कॉज अ लीथल हाइड्रोटॉक्सिक इवेंट और एपोप्टोसिस इन द कैंसर सेल्स दैट कैन अरेस्ट आर ट्यूमर्स प्रोग्रेशन। तो क्या लिखा है हमारे पास कि कैंसर कीमोथेरेपी, यानी कि जो कैंसर कीमोथेरेपी केमिकल ड्रग से इलाज कर रहे हैं कैंसर का, वो कोशिश करता है, स्ट्राइव टू कॉज, यानी कि कोशिश करता है कि क्या करे, अ लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट, यानी कि जो कैंसर का सेल था उसको मार दे, या फिर ऐसा करे, और मतलब या अपॉप्टोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि उस कैंसर सेल को, ये बॉडी है, जो बॉडी में जो कैंसर सेल है उसको ऐसी हालत में डाल दे जिसमें ये जो सेल था खुद को खुद डिस्ट्रॉय कर दे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर दे। ठीक है, तो यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ कर दे, इसमें सेल खुद को खुद किल करेगा, या फिर ऐसी हालत पैदा कर दे, एक तो खुद मार दे या फिर ऐसी हालत पैदा करे इसमें कैंसर सेल खुद को खुद डिस्ट्रॉय करे, जिससे क्या हो जाएगा, कैन अरेस्ट अ ट्यूमर प्रोग्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ट्यूमर बढ़ रहा था, ठीक है, ट्यूमर की ग्रोथ और स्प्रेड हो रही थी, फैल रहा था, वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, समझते हैं डिटेल से। मतलब इसका मतलब क्या है, देखें, ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोग्राम सेल लगती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सेल होता है अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल, ये सेल है हमारे पास, ये बॉडी है। ठीक है, अब ये कैंसर सेल क्या करेगा, ये खुद को कंट्रोल तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पूरा सीरीज होगा, पूरा पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, एक सीरीज के साथ क्या करेगा, खुद को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, यानी कि अपना जो साइज था उसको छोटा करेगा, श्रिंक करेगा, सुकड़ जाएगा, एक वक्त आएगा। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, फिर होगा क्या, उसका डीएनए जो हो जाएगा बिल्कुल फ्रेगमेंट हो जाएगा, उसका डीएनए फ्रेगमेंट, टुकड़ा हो जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा। फिर जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली, ये क्या करेगा, ये जो सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो बहुत सारे चीज़ें हैं, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, वो क्या करेंगे, जो पीसेस हुए थे, इस फ्रेगमेंट हुए थे, फ्रेगमेंट हमारे पास, ठीक है, डीएनए का फ्रेगमेंट था जो हमारे पास इस कैंसर सेल का था, सुकड़ गया था, डीएनए फ्रेगमेंट टुकड़े टुकड़े हो गया हमारे पास, तो फिर इसकी सफाई कर देगा, क्या कर देगा, इसको क्लीन कर देगा। ठीक है, जैसे हम कचरे को उठाते हैं वैसे ही क्या कर देगा, हमारा इम्यून सिस्टम आखिरकार आके इस कचरे को उठा लेगा और सफाया कर देगा, तो कैंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है, हम पढ़ेंगे डिटेल से, बहुत ही मुश्किल बेसिकली कैंसर बीमारी है। ठीक है, लेकिन दो तरीके होते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी क्या करती है, कोशिश करती है कि कैंसर सेल को मार दे, या फिर ऐसी हालत पैदा करे इसमें कैंसर सेल खुद को खुद डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा इस सेंटेंस का मतलब। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास, द अटैक इज जनरली डायरेक्टेड टूवर्ड डीएनए और अगेंस्ट metabolic sites essential to cell replication, for example the availability of purines and pyrimidines that are the building block of for DNA और RNA synthesis। तो हमारे पास जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो केमिकल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, तो उनका अटैक क्या होता है, उनका जो अटैक होता है वो बेसिकली जो कैंसर सेल्स हैं
उनके अंदर के सिस्टम पर होता है, कैंसर सेल के अंदर का सिस्टम। अब सिस्टम कौन सा? बेसिकली वो सिस्टम ये खासतौर पे उन चीज़ों पर अटैक करता है जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं, जो चीज़ें इस कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल से अभी आगे। ठीक है, इसी सेंटेंस में पढ़ेंगे कि जो चीज़ें कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं उन पर अटैक करेगा। ठीक है, उन चीज़ों को ही रोक देगा, तो कैंसर सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। या फिर ये क्या करता है, या फिर ये करता है कि बेसिकली जो हमारे पास चीज़ें इस कैंसर सेल की डिवीजन के लिए ज़रूरी थी, ये हमारे पास कैंसर सेल है। ठीक है, ये 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये डिवाइड कर रहा था। डिवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो उन चीज़ों को ये रोक देगा। ठीक है, हमारे पास कीमोथेरेपी ड्रग, तो ये डिवीजन नहीं हो पाएगी, यानी कि जो ग्रोथ थी कैंसर सेल्स की वो रुक जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं उनका टारगेट क्या होता है? जो चीज़ें कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उन पर अटैक करे, या फिर जो डिवीजन के लिए ज़रूरी है उन पर अटैक करे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, हमारे पास ये कैंसर को ट्रीट करता है। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि डायरेक्टली टूवर्ड डीएनए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए बेसिकली हर सेल का, हमारी हर बॉडी में जो सेल्स है उसका क्या है, डीएनए एक मास्टर कोड होता है। जब सेल डिवाइड करना चाह रहा है, ये सेल 1 से 2 होना चाह रहा है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, 2 होना चाह रहा है 1 से, तो पहले क्या करेगा, अपने डीएनए को कॉपी करेगा। ये डीएनए सेम ऐसा डीएनए बनेगा और ये चला जाएगा इस सेल में, तो डीएनए कॉपी होगा, 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हर सेल की डिवीजन के लिए 1 से 2 बढ़ने के लिए, 1 से 2 उसको होने के लिए क्या चाहिए होता है, डीएनए का कॉपी चाहिए होता है। ठीक है, आम सेल की बात करें, सेम एज इट इज। अगर कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल को भी डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए डीएनए की कॉपी रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन यानी कि डीएनए की कॉपी या डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, रेप्लिकेट। ठीक है, यानी कि डीएनए अपने जो होता है खुद को कॉपी करता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेट करना। तो रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है डिवाइड करने के लिए डीएनए का। ठीक है, तो हमारे पास कीमोथेरेपी ड्रग क्या करती हैं, डीएनए को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, कैंसर सेल था फॉर एग्जाम्पल अब। ठीक है, इसमें जो डीएनए है उसको क्या कर देंगे, कीमोथेरेपी ड्रग्स इस डीएनए को डैमेज कर देंगे। अभी डीएनए क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो इसकी रेप्लिकेशन यानी कि जो कॉपी बना रहा था अपनी कॉपी डुप्लीकेट बना रहा था, वो डुप्लीकेट नहीं बनाएगा। जब डुप्लीकेट नहीं बना पाया तो जो कैंसर सेल था वो एक ही रहा, यानी कि 2 नहीं हो पाए, डिवीजन नहीं हो पाए, तो ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, यानी कि कैंसर सेल डिवाइड नहीं हो पाया, ग्रोथ रुक गई। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारे पास एट द एंड बेसिकली कैंसर सेल मर गया। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है और अगेंस्ट मेटाबॉलिक साइट्स एसेंशियल टू सेल रेप्लिकेशन। क्या मतलब है, देखें सेकंड ये भी हो सकता है, कीमोथेरेपी ड्रग जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास मेटाबॉलिक साइट्स यानी कि जो एंजाइम का सिस्टम होता है उस पर अटैक करती हैं। इसको समझने के लिए पहले ये क्लियर करना होगा कि हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल की ग्रोथ और सेल की डिवीजन के लिए डीएनए और आरएनए दोनों रिक्वायर होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों ही रिक्वायर होते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसके पास मालूमात होती हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोटीन बनाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, आरएनए क्या करता है, आरएनए इस मालूमात को लेकर जाता है, सेल है, सेल के अंदर मशीनरी सिस्टम है प्रॉपर, वहाँ पर लेके जाएगा और हमारे पास क्या होगा, चीज़ें बनेंगी इस मालूमात के मुताबिक। तो आरएनए क्या करता है, इस मालूमात को लेके जाता है सेल के मशीनरी सिस्टम के पास। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास सेल था, सेल डिवाइड कर पाएगा, सेल ग्रोथ कर पाएगा, सेल की डिवीजन वगैरह होगी और सेल के अंदर एनर्जी मेंटेन होगी। ठीक है, तो डीएनए बेसिकली मालूमात अपने अंदर रखता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आरएनए जो होता है हमारे पास इन मालूमात को, इन इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है सेल के मशीनरी सिस्टम के पास। ठीक है, तो सेल के डिवीजन के लिए और ग्रोथ के लिए दोनों ही रिक्वायर होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, तो आरएनए जो है एक हेल्पर मैसेंजर की तरह काम करता है। अब फॉर एग्जांपल ये सेल है कि सेल क्या करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके पास डीएनए आरएनए ऑलरेडी नहीं होगा, रेडीमेड नहीं होगा, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए आरएनए बनाना पड़ेगा। डीएनए आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, डीएनए आरएनए बनाने के लिए चाहिए होते हैं स्मॉल पीसेस, स्मॉल टुकड़े। किस चीज़ के स्मॉल टुकड़े, बेसिकली हमें चाहिए होते हैं जिनको हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या रिक्वायर होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों की बात करें, दोनों को बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमारे पास हमें चाहिए होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, जिनको हम कहते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर डीएनए की बात करें तो उसके लिए नाइट्रोजिनस बेसिस अलग होंगे, अगर हम आरएनए की बात करें उसके लिए अलग होंगे। ठीक है, इसमें होंगे एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, बस यही फर्क होगा, बाकी हमारे पास सेम होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, तो हमारे पास डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस चाहिए होते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस बेसिस बनेंगे तो ही क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, तो ही क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो हमारे पास इस डीएनए यानी कि डीएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या आरएनए के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम कह रहे हैं प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, नाइट्रोजिनस बेसिस कह रहे हैं, इनको बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, इनको बनाने के लिए एंजाइम हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं, कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनका टारगेट क्या होता है कि बेसिकली
इन एंजाइम को टारगेट करना, वो एंजाइम जो कि इन प्यूरिन्स या पैरामीडीन्स को बना रही है, ठीक है। यानी कि जब डीएनए आरएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए भी नहीं बन पाएगा। जब ये बन नहीं पाएगा, हमारे पास सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो एट द एंड कैंसर के सेल मर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम। मेटाबॉलिक एंजाइम इज़ व्हाट एंजाइम? बेसिकली ये एंजाइम वो हैं जो कि हमारे पास डीएनए आरएनए की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये क्लियर करते हैं कि मेटाबॉलिक एंजाइम हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, मेटाबॉलिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फर्ज में मेरे पास ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या हो रहा होगा? कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे ऑलवेज, ठीक है। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, स्मॉल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि खाना जो हमने खाया वो एट द एंड जा रहा है सेल में, ठीक है। तो वो जो खाना गया इस सेल में, उसको एनर्जी में तब्दील करना, ताकि एनर्जी बॉडी में आए, ठीक है। एनर्जी में तब्दील करना और नई चीज़ें मेक करना। सेल में डीएनए की ज़रूरत थी, डीएनए मेक कर लिया, आरएनए की ज़रूरत थी, आरएनए मेक कर लिया। चीज़ें क्या हो रही थी? बन रही होती हैं सेल में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको निकालना सेल से बाहर, तो ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इन सब रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारे पास सेल में एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। अब ये एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, ये हेल्पर मॉलिक्यूल की तरह होते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन को तेज़ करते हैं। जो रिएक्शन हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, सेल से वेस्ट को निकालना है, तो इस रिएक्शन को तेज़ कर देंगे एंजाइम, ठीक है। और जो सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आपने इसको जो कचरा था, वेस्ट था हमारे पास सेल में, उसको बाहर ही निकालना है। तो जो एंजाइम होंगे, एंजाइम क्या करेंगे? तेज़ी से और इस कचरे को बाहर ही निकालेंगे, यानी कि डायरेक्शन सही रखते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन को तेज़ करते हैं एंड सही डायरेक्शन में क्या करते हैं? रिएक्शन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो जो हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक एंजाइम, तो इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर चलने वाला मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है। हमारे पास प्रोटीन्स बन रही हैं, डिफेंस सिस्टम हो रहा है, सेल में एनर्जी बन रही है, सब कुछ, ठीक है। तो सेल के अंदर जो हमारे पास बेसिकली लाइफ सपोर्ट रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइफ सपोर्ट रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? कैंसर का सेल है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कैंसर का सेल क्या करता है? रैपिडली ग्रो करता है, रैपिडली डिवाइड करता है, यानी कि फ़ौरन से क्या करेगा? यानी कि इसकी जो ग्रोथ होती है आम सेल के मुकाबले में क्या होती है? जल्दी खुद को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि इसके जो मेटाबॉलिक एंजाइम है, इसके लाइफ सपोर्ट एंजाइम है, हर सेल में होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस कैंसर सेल में जो लाइफ सपोर्ट एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, वो क्या है? बहुत ही एक्टिव हैं। जब बहुत ही एक्टिव हैं तो उनका तेज़ से क्या होता है? डीएनए बनता है, तेज़ से आरएनए बनता है, ताकि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। हम जानते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए क्या ज़रूरत है? डीएनए की कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है। डीएनए कॉपी होगा तो ही सेल डिवाइड होगा। तो इसके जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं कैंसर सेल्स के, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो होगा कि हमारे पास कीमोथेरेपी ड्रग्स क्या करेगी? कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं? इन्हीं एंजाइम्स को टारगेट करती हैं। ये जो एंजाइम था हमारे पास, जो कि क्या कर रहा था? इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कैरी कर रहा था। कीमोथेरेपी ड्रग ने क्या किया? इन्हीं एंजाइम्स को, कौन से एंजाइम? मेटाबॉलिक एंजाइम्स को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मेटाबॉलिक एंजाइम्स ब्लॉक हो गए, यानी कि सेल के अंदर एनर्जी नहीं बन रही। कैंसर सेल थे, इनके अंदर एनर्जी नहीं बन रही, इनके अंदर डीएनए नहीं बन रहा, आरएनए नहीं बन रहा, ये सब कुछ नहीं बन रहा। तो जो हमारे पास सेल का सिस्टम था वो रुक गया, निज़ाम रुक गया। अब ये सेल ग्रो भी नहीं कर पाएगा और खुद की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, डिवीजन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा? एट द एंड क्या होगा? कैंसर के सेल थे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर और कंसाइज बोलें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कैंसर जो होगा, कैंसर अब कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि कैंसर जो था बढ़ नहीं रहा बल्कि रुक गया, ठीक है। तो कैंसर कंट्रोल में आ जाएगा। ये डायग्राम हमें क्या दिखा रही है? डायग्राम दिखा रही है हमें डीएनए और आरएनए बनने का पाथवे, यानी कि रास्ता दिखा रही है कि डीएनए और आरएनए किस तरीके से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए और ये आरएनए, ठीक है। तो इनके बनने का एक प्रॉपर रास्ता होता है, और इस रास्ते के दरमियान में फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग यहाँ काम करें और कुछ ड्रग यहाँ काम करें, कुछ ड्रग यहाँ काम करें, ठीक है। तो इस रास्ते के बीच में अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स काम करते हैं, ठीक है, ताकि वो कैंसर सेल को क्या कर सकें? डिस्ट्रॉय कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं डीएनए हमारे पास क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। लिखा हुआ क्या देखें? फिगर 39.2 एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट अफेक्टिंग आरएनए एंड डीएनए, डीटीएमपी, डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इस डायग्राम में देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ड्रग की एग्जाम्पल दी गई है, कुछ ड्रग की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ड्रग क्या करें? डीएनए को टारगेट करें, यानी कि डीएनए के बनने को टारगेट करें, और कुछ ड्रग्स क्या करें? आरएनए के बनने को टारगेट करें, और कुछ ड्रग्स दोनों के बनने को टारगेट करें। तो बेसिकली इस हमें टेबल में ये दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है DTMP, दिख रहा है आपको? DTMP, डीऑक्सीथाइमीन मोनोफॉस्फेट। अब ये क्या है देखें, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास जो होता है DTMP, ये डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल वर्ड में समझे, हम जानते हैं हमारे पास जो डीएनए होता है, डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए 4 बेसिस से मिलकर बना हुआ है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अब इन चारों में से हम जानते हैं कि थायमिन जो होता है
थायमीन, अगर हम बात करें सिर्फ थायमीन की बात करें, ठीक है, थायमीन का एक स्पेशल फॉर्म है DTMP, जो कि यहाँ लिखा हुआ है DTMP किसका फॉर्म है, थायमीन का एक स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है DNA चेन में क्या करता है, इस थायमीन बेस को इस DNA चेन से अटैच करने के लिए क्या ज़रूरी है, DTMP ज़रूरी है, ठीक है। अब ये DTMP क्या करेगा हमारे पास, ये इस थायमीन को यहाँ पर अटैच करता है, ठीक है, और उसको DNA के स्ट्रक्चर में कनेक्ट करता है। हमारे पास जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास इस DTMP को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। जब DTMP ब्लॉक हो गया हमारे पास, जो थायमीन बेस थी वो अब DNA के स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगी, यानी कि थायमीन के बनने को टारगेट करता है, क्योंकि थायमीन जब भी काम करेगी, यानी कि थायमीन बेस जब DNA के स्ट्रक्चर में आके लगेगी तभी हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। तो DTMP को ब्लॉक कर दिया, अब थायमीन यहाँ पर आके लग नहीं रही, ठीक है, थायमीन क्या हो गई, थायमीन का बनना हम बोल सकते हैं रुक गया, ठीक है, यानी कि DNA की सिंथेसिस रुक गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, कैंसर सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके DNA में हमने एक बेस को ही रोक दिया, अब बेस ही नहीं है बस यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये सवाल हमारे जहन में आ सकते हैं कि हम थायमीन की जो स्पेशल फॉर्म DTMP है, जो कि इसको हेल्प करिए थायमीन को DNA के स्ट्रक्चर में कंबाइन होने में, तो हम इसको ही टारगेट क्यों करें, हम एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन इनकी स्पेशल फॉर्म को टारगेट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सवाल हमारे जहन में आ सकता है, हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। अब इस सवाल का आंसर समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहले हम समझेंगे, देखिए कैंसर सेल हम जानते हैं कि बहुत फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका जो DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो नॉर्मल सेल्स में जो होता है उससे कई गुना तेज़ होता है, ठीक है। अब जब DNA बनाने के लिए हम जानते हैं कि 4 बेसिस रिक्वायर्ड है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, लेकिन ये चारों होती हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों इक्वल रेट से नहीं बन रही होती, ठीक है, इनमें से कई बेस जो होती हैं वो अलग अलग तार से बन रही होती हैं, और हमारे पास कुछ ये जो एक और बेस गवानिन होगी फॉर एग्जाम्पल, ये बन रही है किसी और अवतार से, ये बन रही है किसी और अवतार से, यानी कि इनके बनने का रेट, चारों बेसिस के बनने का रेट इक्वल नहीं होता, ठीक है, हमने बात याद रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए हम जानते हैं कि थायमीन, ठीक है, थायमीन की एक स्पेशल फॉर्म DTMP है, ठीक है। अब ये थायमीन के बनाने के लिए ज़रूरी है स्पेशल फॉर्म DTMP, ठीक है। अब इसका जो बनने का अमल होता है वो बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए यानी कि थायमीन की स्पेशल फॉर्म DTMP है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हम बोलते हैं स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके बनने के लिए एक इंजाइम रिक्वायर्ड होता है। इंजाइम का नाम क्या होता है, इंजाइम का नाम है हमारे पास थायमीडाइलेट, थायमीडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम है, थायमीडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम। अब ये एंजाइम रिक्वायर होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, एक यूनिक एक रास्ता होगा और सिंगल पाथवे होगा, एक बिल्कुल यूनिक सा और सिंगल पाथवे से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, और ये हमारे पास DTMP और थायमीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एडेनिन, गवानिन को देखें और साइटोसिन को देखें तो इनमें क्या होता है, इनमें अगर हमने एक पाथवे ब्लॉक किया तो किसी और पाथवे से बन जाएगा एडेनिन, ठीक है। इस तरीके से गवानिन को देखें हमने एक पाथवे ब्लॉक कर दिया बनने का तो ये किसी और रास्ते से बन जाएगा। साइटोसिन को देखें हमने इसके बनने का एक रास्ता ब्लॉक कर दिया तो ये किसी और से बन जाएगा, यानी कि इनके बनने के लिए क्या होता है, मल्टीपल रास्ते होते हैं। आप एक रास्ते को ब्लॉक करेंगे वो किसी और रास्ते से, अल्टरनेटिव रास्ते से बन जाएंगे, लेकिन थायमीन एक वाहिद बेस है जिसका जो पाथवे बनने का रास्ता होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो हम टारगेट किसको करते हैं, उसी एक रास्ते को टारगेट करते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, ठीक है। तो DNA का बनना रुक जाता है, क्योंकि DNA मुकम्मल कब होगा, जब 4 बेसिस बेसिकली लगेंगी उसमें आके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास रुक गया, ठीक है। अब कैंसर सेल में क्या होता है, जो थायमीन होता है DTMP बनाने वाले जो पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, अपने DNA की कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस थायमिडी जो हमारे पास एंजाइम है थायमीडाइलेट सिंथेसिस, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर दिया हमने इस एंजाइम को, तो क्या करेगा, थायमीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। DTMP इसकी फॉर्म नहीं बन पाई, DTMP नहीं बन पाई, थायमीन नहीं बन पाया, DNA क्या रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, और सेल जो होगा सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेल डिवाइड तभी करते जब उसके क्या होता है, DNA रेप्लिकेट, DNA की कॉपी बनती है। जब DNA ही कंप्लीट हुआ, DNA की कॉपी क्या खाक बनेगी, ठीक है। तो एट द एंड सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा कैंसर सेल, और ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब चलते हैं हम इस डायग्राम की तरफ, आई थिंक ये क्लियर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इस डायग्राम को देखेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। डी नोवो सिंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि कोई चीज़ नए सिरे से बनाना। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जब सेल जो प्यूरिन होता है, यानी कि एडेनिन गवानिन को क्या करें, एडेनिन गवानिन को बिल्कुल नए तरीके से बनाए, इसको हम कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस, यानी कि पुराने न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल ना करें, रिसाइकिल ना करें, बल्कि नए सिरे से बनाए। न्यूक्लियोटाइड एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, DNA बन जाएगा, और इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा, यानी कि RNA और DNA जो मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड असल में होता है क्या, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेस, यानी कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, या फिर यूरासिल। अगर हम बात करें RNA की, ठीक है, तो उसमें यूरासिल होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट से मिलकर बनता है, बेस, ठीक है, 4 बेसिस होती हैं, ठीक है, और एक होता है शुगर,
शुगर पार्ट है। शुगर यानी कि हमारे पास राइबोस शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस यानी कि ऑक्सीजन के बगैर भी शुगर हो सकती है, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकती है। और थर्ड पार्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीज़ों को मिलाएं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इन न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो आखिरकार क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा या फिर आरएनए बन जाएगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि एक ईंट है, ठीक है, और इस जैसी हम कई और ईंटें मिलाएं तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा या फिर आरएनए बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड इंटर कन्वर्जन। न्यूक्लियोटाइड इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड में क्या करना, बदलना। ठीक है, मतलब जब सेल क्या करता है, एक प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ प्यूरीन की बात हो रही है, तो जब सेल एक प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड इंटर कन्वर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल समझें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आईएमपी। ठीक है, आईएमपी से बना एएमपी या फिर आईएमपी से बना जीएमपी। तो अगर हम बात करें प्यूरीन की, यहाँ प्यूरीन की बात हुई तो हम प्यूरीन की बात करेंगे। प्यूरीन के बनने से पहले यानी कि एडेनिन और गवानीन के बनने से पहले सेल में क्या बनता है, सेल में बनता है आईएमपी यानी कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, एक कॉमन बेस है। ठीक है, एक आम बेस है। ठीक है, अब ये बेस जब बनती है सेल में, उसके बाद सेल डिसाइड करता है कि उसको इधर एएमपी बनना है यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनना है यानी कि एडिनोसिन बेस बनना है, या फिर उसको बनना है जीएमपी गवानीन मोनोफॉस्फेट बनना है। पहले क्या बनता है, पहले आईएमपी बनता है। प्यूरीन को बनाने से पहले आईएमपी बनता है। अब ये जो ड्रग लिखी है 6 मेरकैप्टोप्यूरीन और थायोगवानीन, ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग क्या करती हैं, आईएमपी जो होता है इसकी कन्वर्जन प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करती हैं। क्या करेंगी, या तो आईएमपी का बनना ही रोक देंगी, फर्स्ट ऑप्शन, या तो आईएमपी को बनना ही रोक देंगी। सेकंड क्या कर सकती हैं, ये आईएमपी को एएमपी नहीं बनने देंगी, या फिर आईएमपी को जीएमपी यानी कि गवर्निंग मोनोफॉस्फेट नहीं बनने देंगे। ठीक है, जो एंजाइम्स होंगे उनको ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, वो एंजाइम जो कि आईएमपी इनोसिन मोनोफॉस्फेट को एडेनिन में कन्वर्ट कर रहा है उसको एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी, या फिर जो गवर्निन में कन्वर्ट कर रहा है उसके एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी, या फिर इसका बनना ही रोक देंगी। 3 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ना एडेनिन बनेगा ना ही गवर्निन बनेगा, और अगर इसने ऐसा किया है आईएमपी का बनना ही रोक दिया तो फिर आईएमपी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए इनकम्प्लीट रह जाएगा, और जो कैंसर का सेल होगा उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, तो एट द एंड कैंसर सेल मर जाएगा। पूरा रिकॉल कर लेते हैं कि ये पूरा सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। होता है कि हमारे पास कि 6 मेरकैप्टोप्यूरीन और थायोगवानीन, ये दोनों क्या करती हैं, दोनों जो ड्रग्स हैं ये प्यूरीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं। प्यूरीन को, पायरिमिडीन को नहीं, सिर्फ प्यूरीन को ब्लॉक करती है, यानी कि एडेनिन और गवानीन के बनने के अमल को ब्लॉक करती हैं। होता क्या है, अभी बॉडी में गई, देखा कि हमारे पास जो सेल था, ठीक है, वो सेल स्टार्टिंग से क्या बना रहा है, प्यूरीन बनाना चाह रहा है। ठीक है, प्यूरीन बनाना चाह रहा है, इसको हम कह रहे हैं डीनोवो सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, दोनों ड्रग क्या कर देंगे, इस अमल को रोक देंगे, यानी कि जो सेल बना रहा था स्टार्टिंग से प्यूरीन, उसको रोक देंगी, इसके इस अमल को रोक देंगी, यानी कि प्यूरीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी कि फिर डीएनए नहीं बन पाएगा क्योंकि प्यूरीन नहीं बन रहा। सेकंड, दूसरा काम क्या करती हैं, बॉडी में गई, हमारे पास ड्रग देखा, हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं आईएमपी से बन रहा है एएमपी, या फिर आईएमपी से बन रहा है जीएमपी। ठीक है, आईएमपी बेसिक हमारे पास बेसिकली बेस होता है। ठीक है, जो कि फिर फर्दर कन्वर्ट होता है एडेनिन में या फिर गवानीन में, डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखा ये हो रहा है अमल, तो क्या कर देंगे, इस अमल को ब्लॉक कर देंगे, या फिर इसी को ब्लॉक कर देंगे आईएमपी को, या फिर आईएमपी की कन्वर्जन ब्लॉक कर देंगे एएमपी में, या फिर आईएमपी की कन्वर्जन ब्लॉक कर देंगे जीएमपी में। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि कन्वर्जन हमारे पास ब्लॉक होगी, या फिर हमारे पास बॉडी में गई ड्रग, देखा हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सेल है वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, असेंबल कर रहा है, यानी कि जोड़ है, न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं, अब उनको जोड़ा है आपस में ताकि डीएनए या फिर आरएनए बन पाए। ठीक है, तो उसको भी क्या कर देंगी, ठीक है, ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में जैसे मेरकैप्टोप्यूरीन और थायोगवानीन, ये दोनों ड्रग क्या करती हैं, प्यूरीन जो बनने के हर स्टेज, यानी कि प्यूरीन जिस तरह से बन सकता है सेल में, सब अमल को क्या कर देंगे, सब प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे, तो प्यूरीन नहीं बन पाएगा। प्यूरीन के हर स्टेज को, प्यूरीन बनने के हर स्टेज को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। अगर नए बन रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे, अगर कन्वर्ट हो रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे, या फिर अगर डीएनए आरएनए में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड असेंबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, उसको भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो सेल के पास डीएनए आरएनए बनने के लिए बेस ही नहीं बचेगा, प्यूरीन नहीं बचेगा, और जो कैंसर सेल होगा डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि डीएनए सीधे किसी नहीं बना। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाकी क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रग है methotrexate। इनहिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस लीड्स टू एन इनहिबिशन ऑफ प्यूरीन रिंग एंड डीटीएमपी बायोसिंथेसिस। देखिए इसमें होता है क्या, हमारे पास स्टार्टिंग समझते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, मीथो जो ट्रिक्सेट है, ठीक है, एक एंटी कैंसर ड्रग है, हम जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये जो एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, इसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। ये एंजाइम जो होता है नॉर्मली बहुत नेसेसरी है। किस लिए नेसेसरी है, ये एंजाइम नेसेसरी है कि फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड को कन्वर्ट करे उसकी एक्टिव फॉर्म में। फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है THF,
टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। तो इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। हम ये फोलिक एसिड आता कहाँ से बॉडी में? फोलिक एसिड बेसिकली खाने से मिलता है। जैसे हम जो ग्रीन हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उनसे मिलता है। फिर पल्सेस वगैरह हो गए हमारे पास, बादाम वगैरह हो गए, ठीक है, लीवर हो गया, इन सब से क्या मिलता है? फोलिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब लेकिन हमने जैसे इस्तेमाल किया इसको हमने, तो ये फोलिक एसिड था। फोलिक एसिड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फोलिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है इसकी एक्टिव फॉर्म में। कैसे होता है हमारे पास? देखिए, फोलिक एसिड था पहले, फिर ये कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में, DHF में, फिर ये कन्वर्ट होता है THF में, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन होती है, फिर कन्वर्जन होकर हमें मिलता है टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की। अब ये जो एक्टिव फॉर्म है THF, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। DNA के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब ये जो हमारे पास THF है, ये मेनली उन रिएक्शन में यूज़ होता है जहाँ पर क्या करना हो, जहाँ पर हमारे पास 1 कार्बन ग्रुप को, यानी कि एक कार्बन ग्रुप को ट्रांसफ़र करना हो, एक कार्बन ग्रुप को ट्रांसफ़र, ठीक है, उन रिएक्शन में हेल्प करता है टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इस किस्म का रिएक्शन कहाँ होता है? ये होता है एडेनिन में, गवानीन में, यानी कि प्यूरिन में होता है, ठीक है, और कहाँ होता है? थायमीन में होता है। थायमीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये 1 कार्बन ग्रुप रिएक्शन, ठीक है। तब बस मिथॉक्सो जो मिथोट्रिक्सेट ये क्या करती है? ये DHFR को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। DHFR यानी कि डाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको ब्लॉक कर देगी, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो THF नहीं बन पाएगा, क्योंकि फोलिक एसिड फिर डाई हाइड्रोफोलिक एसिड फिर THF, ठीक है, तो इसको ब्लॉक कर देगी, तो ये DHF कन्वर्ट नहीं हो पाएगा THF में, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो प्यूरिन है, यानी कि एडेनिन और गवानीन और थायमीन, ये तीनों नहीं बन पाएंगे, ठीक है, इनका सिंथेसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ साइटोसिन नहीं लिखा, साइटोसिन जो होता है हमारे पास, उसका सिंथेसिस जो होता है वो अलग पाथवे से होता है। उसके बनने के लिए फोलिक एसिड जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। जो हमारे पास साइटोसिन है, उसके बनने में जो फोलिक एसिड है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि तो इसलिए जो हमारा मिथोट्रिक्सेट है बेसिकली, ये फोलिक एसिड का पाथवे ब्लॉक करेगी। साइटोसिन पर इफेक्ट नहीं होता इसका, साइटोसिन पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साइटोसिन इतना डिपेंड नहीं करा फोलिक एसिड पर, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो मिथोट्रिक्सेट हमारे पास ड्रग है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ कर रहा है इफेक्ट? प्यूरिन, यानी कि एडेनिन और गवानीन और थायमीन के सिंथेसिस को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर। अब इसके बाद जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ में क्या दिख रहा है? थायमीन का हमें देखना है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म को देखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, थायमीन का न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है DTMP। यहाँ देखें, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस, जो कि क्या है? थायमीन है, ठीक है। अब ये तीनों क्या हो गई? कंबाइन हो गए, तो क्या बना हमारे पास? DTMP बना। देखिए हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर के ऊपर क्या अटैच हुआ? कि थायमीन अटैच हुई, और यहाँ फॉस्फेट अटैच हुआ, यानी कि DTMP, D से डीऑक्सीराइबोज शुगर, T से थायमीन, MT से बेसिकली मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली थायमीन का जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं DTMP। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म को क्या बोलते हैं? DTMP। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है? पढ़ा था पीछे, ये क्या क्या होता है? जब न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है? शुगर हमारे पास और नाइट्रोजनस बेस, इस केस में थायमीन, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो थायमीन की न्यूक्लियोटाइड फॉर्म क्या कहलाती है? DTMP। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब ये जो ड्रग है एक किस्म की एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, ठीक है, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट हमारे पास ड्रग है, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये पायरिमिडीन के बनने के अमल को ब्लॉक करती है। बाकी जो पिछले 2 ड्रग्स पढ़ी हमने वो प्यूरिन के बनने के अमल को अफेक्ट करी थी, लेकिन ये पायरिमिडीन के बनने के अमल को अफेक्ट करती है। अगर पायरिमिडीन में देखें तो 2 हमारे पास होती हैं बेसिस, एक कहलाती है हमारे पास साइटोसिन, एक कहलाती है थायमीन, ठीक है। तो पायरिमिडीन में थायमीन के बनने के अमल को ये ब्लॉक करती है, ठीक है। अब समझते हैं ऐसा क्यों, ठीक है। डिटेल में देखेंगे। होता है कि हमारे पास नॉर्मल सेल में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है थायमीडाइलेट सिंथेसिस, थायमीडाइलेट सिंथेसिस, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TES, थायमीडाइलेट सिंथेसिस। एक किस्म का एंजाइम है जो कि क्या करता है? इसका काम ये होता है कि क्या करे? ये कन्वर्ट करे, DUMP को कन्वर्ट करे, DUMP को कन्वर्ट करे DTMP में, ठीक है। DUMP क्या है हमारे पास? डीऑक्सी यूरेडियन मोनोफॉस्फेट, और DTMP क्या है? DTMP हमारे पास है डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब इसके कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है? एंजाइम ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास होता है क्या है? तो होता है कि एक बार ये DTMP बन गया, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? उसके बाद थायमीन बन जाएगा, यानी कि थायमीन के बनने के लिए क्या ज़रूरी है? DUMP का कन्वर्ट होना DTMP में, जिसको कौन कन्वर्ट कर रहा है? जिसको ये एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, थायमीडाइलेट सिंथेसिस कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आखिर में थायमीन बनता है DTMP के बाद। तो हमारे पास ये करता क्या है? हमारे पास ये जो ड्रग है, ड्रग बेसिकली क्या करेगी? ये सेल के अंदर जाएगी, सेल के अंदर जाके क्या करेगी? DUMP के जैसा एक कंपाउंड बना देगी, DUMP के जैसा ही बनाएगी, सेम DUMP नहीं होगा, ठीक है।
इसके जैसे एक फॉल्स कंपाउंड बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं FUDMP। क्या बोलते हैं? FUDMP। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्लोरो डिऑक्सी यूरिडेन मोनोफॉस्फेट, फ्लोरो डिऑक्सी यूरिडेन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो हमारे पास है फॉल्स कंपाउंड है, ठीक है, इसकी तरह मिल रहा है लेकिन सेम एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बन गया, ये बन के क्या करेगा, ये एंजाइम जो था हमारे पास ये एंजाइम था, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा था इसके DTMP बनाने में, ये क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ स्ट्रांगली कंबाइन हो जाएगा। जब ये एंजाइम स्ट्रांगली कंबाइन हो गया इसके साथ इस फॉल्स कंपाउंड का, तो जो असली कंपाउंड था, अब ये जो असली कंपाउंड था ये यूज़ नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो नकली कंपाउंड था फॉल्स कंपाउंड, इसने स्ट्रांगली क्या कर लिया, इस एंजाइम के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये एंजाइम अपना असली काम नहीं कर पा रहा है कि ये एंजाइम जाए और DTMP को कन्वर्ट करे DTMP में। ठीक है, ऑलरेडी क्या कर लिया, FUDMP ने क्या कन्वर्ट कर लिया, ये बॉन्ड बना रही है एंजाइम के साथ, यानी कि एंजाइम को स्ट्रांगली अटैच हो गया। ठीक है, अब हो के क्या है बस कि DTMP नहीं बन पाएगा। जब DTMP नहीं बन पाया तो थायमीन बेस नहीं बन पाएगा। जब थायमीन बेस नहीं बन पाया तो DNA जो बनना का अमल था, DNA सिंथेसिस था, वो रुक जाएगा, क्योंकि DNA जो बनता है 4 बेसिस से मिलकर बनता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल आता है हमारे पास कि टारगेट सिर्फ थायमीन को क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब ये है कि DNA में 4 बेसिस से हम जानते हैं। ठीक है, एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है और थायमीन भी है। ठीक है, लेकिन थायमीन जो हमारे पास बेस है ये बहुत ही ख़ास किस्म की बेस है। क्यों? क्योंकि इसका सिंथेसिस जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे पास थायमिडाइलेट सिंथेसिस पर, जो कि एंजाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TS शॉर्ट में, थायमिडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है फोलिक एसिड पर। किस पर डिपेंड करता है? फोलिक एसिड पर डिपेंड करता है। थायमीन की सिंथेसिस डिपेंड करती है इस एंजाइम पर और फोलिक एसिड पर। ठीक है, बाकी जो बेसिस है, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, उनकी बेसिस के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम चाहिए होते हैं और अलग अलग किस्म के पाथवे चाहिए होते हैं, अलग अलग किस्म के रास्ते हैं। इसका एक ही रास्ता है, ठीक है, इसके बनने का। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है, ये जो ड्रग है इसमें क्या करती है, ये स्पेसिफिकली टारगेट करती है थायमीन के बनने को, टारगेट करती है, थायमीन के बनने का अमल रुक जाता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं हमारे पास जो थायमीन होता है, थायमीन हमने बात की कि बेसिकली ये फोलिक एसिड पर डिपेंड करता है। ये हमने क्यों कहा? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फोलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं, फोलिक एसिड को कहते हैं विटामिन B9। ठीक है, ये फोलिक एसिड जो है कन्वर्ट होती है DHF में, DHF। ठीक है, फिर ये एट द एंड कन्वर्ट होती है THF में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसकी THF जो होती है हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप डोनर का काम करती है, मिथाइल ग्रुप देने का काम करती है। क्या मतलब वो देखें, थायमीन जो होता है, थायमीन के बनने के अमल में रिक्वायर होता है मिथाइल ग्रुप, जो कि कौन डोनेट करता है, ये THF डोनेट करता है। THF कौन है? THF बेसिकली फोलिक एसिड का ही एक्टिव फॉर्म है। तो बेसिकली थायमीन के बनने के अमल में अगर हमारे पास फोलिक एसिड नहीं है, फोलिक एसिड से तो बन रहा है THF, ठीक है, क्योंकि फोलिक एसिड एक्टिव फॉर्म है, तो अगर हमारे पास THF नहीं है, यानी कि इसको मिथाइल ग्रुप डोनेट करने वाला नहीं है, मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है THF, तो मिथाइल ग्रुप डोनेट करने वाला नहीं है, तो बेसिकली जो थायमीन सही से बन नहीं पाएगा। ठीक है, जब थायमीन सही से नहीं बन पा रहा तो DNA की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जानिब, जो कि है अल्कानेटिंग एजेंट नाइट्रोसोरियासिस सिस्प्लाटिन, यानी कि 2 ड्रग क्या है, बेसिकली अल्कानेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, क्या करते हैं, लिखा हुआ है अल्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA बाय क्रॉस लिंकिंग एंड और फ्रेगमेंटिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड्स। यानी कि जो इनका टारगेट होता है, इन दोनों ड्रग का टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट होता है DNA होता है। ठीक है, इनका टारगेट क्या होता है, DNA होता है। अब ये ड्रग क्या करती है, DNA के स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी शक्ल जो है उसको, और फंक्शन किस तरीके से काम करेगा DNA के फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, यानी कि आल्टर कर देती हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं होता क्या है। जो अल्कानेटिंग एजेंट होते हैं, अल्कानेटिंग एजेंट, उनके पास क्या होता है, एक एक्टिव केमिकल ग्रुप होता है, एक्टिव केमिकल ग्रुप। वो केमिकल ग्रुप का नाम क्या है, उसका नाम है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप जो होता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप, ये जो DNA होता है, DNA के नाइट्रोजन, ठीक है, DNA के जो नाइट्रोजन है उसके साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, वहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। DNA के नाइट्रोजन या DNA के ऑक्सीजन के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ड्रग होगा ये जाएगा और DNA के अंदर जाकर क्या होगा, उनके जो बेसिस हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन को देख कर वहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा उनके साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम बेसिकली होते कहाँ हैं। देखिए, अगर हम बात करें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन की देखें तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एडेनिन और गुआनिन की, तो इनमें क्या होता है, इनकी बेसिकली प्यूरिन रिंग कहलाती हैं। इनमें बेसिकली नाइट्रोजन जो एटम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइटोसिन, गुआनिन। तो इनमें देखें, साइटोसिन और थायमीन, इन दोनों को देखें तो इसमें बेसिकली क्या दिखाई देगा, ये पायरिमिडीन है। इनमें देखें तो इनमें बेसिकली क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम दोनों ही होंगे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम दोनों ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग इनका जो अल्काइल ग्रुप है वो जाएगा नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन का जाके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं।
सेकंड चीज़ यहाँ पर ये लिखी गई है कि जो नाइट्रोसोरियासिस है और हिस्प्लाटिन, ये ड्रग क्या करती हैं, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उनके बीच केमिकल बॉन्ड बना लेंगी। क्या बना लेंगी? एक केमिकल बॉन्ड बना लेंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, हम जानते हैं, ठीक है। और जब रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए सेल ने डिवाइड होना है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो क्या होता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि स्ट्रैंड अलग और ये स्ट्रैंड अलग, ताकि ये अपना कॉपी बना पाए, ये अपनी कॉपी बना पाए, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली करेगा क्या, ये ड्रग जाके यहाँ केमिकल बॉन्ड बना लेगा। जब सेल ने रेप्लिकेट होना है, डिवाइड होना है, ठीक है, तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, जो कि इस ड्रग ने बना दिया है। यानी कि ये दो ड्रग क्या करती हैं, दो ड्रग बेसिकली जो डीएनए का नेचुरल ओपनिंग मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी कि रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्रेगमेंटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। देखिए कुछ अल्काइलेटिंग एजेंट, जैसे बात की हमने, अल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोसोरियासिस हिस्प्लाटिन क्या करती हैं, ये बेसिकली एक और स्टेप आगे जाएंगी और क्या करेंगी, डीएनए के अंदर क्या कर देंगी, केमिकल बॉन्ड को तोड़ देंगी। डीएनए हमारे पास है, ठीक है, इनके अंदर कुछ केमिकल बॉन्ड को तोड़ देंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए के बेसिकली बन जाएंगे स्मॉल पीसेस बन जाएंगे, डीएनए टूट जाएगा, ठीक है। अब डीएनए टूट गया, जब हमारे पास ड्रग ने क्या कर दिया, डीएनए को तोड़ दिया, तो डीएनए क्या खुद को जोड़ नहीं पाएगा, यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो खुद को ये जो टूटा यहाँ से, तो खुद को जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो डीएनए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से वीक हो जाएगा। ये जो सेल था अपना डीएनए रिपेयर नहीं कर पाया और आखिर में आखिरकार क्या होगा कि सेल खुद ब खुद ही मर जाएगा, यानी कि एपोप्टोसिस हो जाएगी, सेल क्या कर देगा, खुद मर जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जानिब, जो कि है डेक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिकिन एंड डोनोरुबिकिन, ठीक है। अब ये जो ड्रग लिखे हुए हैं तीन, इंटरकैलेट विद डीएनए डिस्टर्बिंग डीएनए फंक्शन, होता है कि हमारे पास ये तीनों ड्रग क्या करते हैं, ये तीनों ड्रग का जो एक्शन होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, आपस में बहुत रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, डीएनए के बीच में, ये डीएनए हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसके बीच में घुस जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरकैलेट, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में घुस जाना। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है, और इस स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, बेसिस होती हैं, एडिनिन, फिर हमारे पास गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, यहाँ पर फिर बेसिस होती हैं, ठीक है, अब पेयरिंग करती हैं, ठीक है, यानी कि जो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होती हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, ठीक है, उस बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, हमने दो पेजेस के बीच में कुछ रख दिया, ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, अब दो पेजेस के बीच में, किताब में बहुत सारे पेजेस हैं, तो पेजेस मिले हुए होते हैं आपस में, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें पेज में कुछ रख दिया, तो अब डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि हमारे पास बेसिस थी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ड्रग आ गए, ये ड्रग इनमें से कोई भी ड्रग हो सकता है, ठीक है, ये क्या करेंगे, अब बेसिकली हो क्या जाएगा, हमारे पास डीएनए का शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शेप चेंज हो गया डीएनए का, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, ये ड्रग यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल घुस गया, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होगी, हमारे पास की रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, सेल ने जब डिवाइड करना है तो डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, यानी कि क्या करना है, ये जो डबल स्ट्रैंड था इसको अलग करना है, ताकि सिंगल स्ट्रैंड बने, ताकि फिर अपनी कॉपी बना पाए और फिर एट द एंड सेल डिवाइड हो पाए, तो रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये जो इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, ठीक है, फिर लेके जाते हैं मैसेज वगैरह, ठीक है, तो आप रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक मॉलिक्यूल घुस गया है, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गलत लेके जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन सही तरीके से हो नहीं पाएगी, ठीक है। एट द एंड होगा क्या कि डीएनए का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया और जो न्यू डीएनए या फिर आरएनए बनेगा वो गलत बनेगा, सही तरीके से बनेगा नहीं, तो जो कैंसर सेल होगा वो डिवाइड नहीं हो पाएगा और एट द एंड वो मर जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जानिब, जो कि है विलियोमाइसिन पेप्टाइड एंटीबायोटिक, ठीक है। अब इसमें डॉक्सोरुबिकिन और डोनोरुबिकिन, ठीक है। अब ये जो ड्रग है यहाँ पर दो, ये क्या करते हैं, सिजिशन ऑफ डीएनए बाय एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, होता है कि हमारे पास अब ये ड्रग क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, कैंसर सेल का जो डीएनए होता है उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये ड्रग क्या करते हैं, सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाके, ये कैंसर सेल है हमारे पास, कैंसर का सेल है, इसके अंदर जाके क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल बनाने के बाद क्या होगा, ये फ्री रेडिकल डीएनए के अंदर के जो बॉन्ड्स होंगे, डीएनए के बॉन्ड्स, उसको क्या कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है। अब होता क्या, मैकेनिज्म क्या होता है, आयरन जो होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेकिन होता है, एक ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। अब ये सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए आयरन जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है।
सेल की मेटाबॉलिज्म होगी और एंजाइम के काम करने के लिए आयरन नेसेसरी है। ठीक है, अब कुछ आयरन जो होते हैं हमारे पास सेल में फ्री फॉर्म में होते हैं और कुछ आयरन जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फेरिटीन हो गया, ठीक है, ट्रांसफेरिन हो गया। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे कुछ आयरन, और कुछ आयरन ऐसी फ्री फॉर्म में घूम रहे होते हैं। अब जब हमारे पास ड्रग है, ये ड्रग क्या हुआ, ये ड्रग बॉडी में आई, उनके सेल्स में आई, सेल में जाके क्या करेंगी, अब ये ड्रग आई, ड्रग आके क्या करेंगी, जो फ्री हमारे पास आयरन घूम रहा था उसके साथ क्या बना लेंगी, बॉन्ड बना लेंगी। आयरन के साथ क्या बना लिया, ड्रग ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब बॉन्ड बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब यानी कि ड्रग और आयरन क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बॉन्ड बन चुका है। अब आगे जाके क्या होगा, हमारे पास ये जो सेल था, सेल में ऑक्सीजन होगा, उसमें क्या होगी, हमारे पास ये जो ड्रग प्लस आयरन और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है, अभी दोनों एक चीज़ हो गई, ड्रग और आयरन मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये दोनों यानी कि अब जो एक चीज़ है ये जाएगी ऑक्सीजन के पास और क्या बना लेगी, वहाँ जाके बना लेगी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, इन्होंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, मिलेगा क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट में बात करें एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की, तो उसमें एक एग्जांपल आती है यहाँ पर सुपर ऑक्साइड रेडिकल O2-। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया बेसिकली। ठीक है, माइनस इंडिकेट करा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये बेसिकली O2- बहुत ही अनस्टेबल होता है हमारे पास और डैमेज करता है, डैमेज कॉज करता है। एक और हमारे पास बनती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, उसको देख लेते हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं -OH। ठीक है, अब ये भी क्या होती है, सबसे डेंजरस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। ये क्या करती है, डीएनए के बॉन्ड जो होते हैं, डीएनए के बॉन्ड उनको डायरेक्ट तोड़ती है, डीएनए के बॉन्ड को डायरेक्ट तोड़ देगी। अब ये जो हमारे पास बनी है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, तो क्या करती हैं, ये बेसिकली जो डीएनए के बॉन्ड्स होती हैं उनको तोड़ती हैं। कभी कभी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करती हैं, यानी कि यहाँ पर हल्का सा डैमेज करेंगी, या फिर कभी कभी क्या करती हैं, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती हैं, यानी कि पूरा ये भी यहाँ से दोनों ब्रेक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास जो सेल होगा, सेल खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा और आखिर में क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, यानी कि सेल डेथ अपॉप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, सेल रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि डीएनए डैमेज है, सेल रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रग जो कि है काइटेराबिन, टर्मिनेट्स डीएनए चेन एलोंगेशन इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए एंड आरएनए रिजल्ट्स इन अल्टर्ड फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 5 बेसिस है हमारे पास। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, बस होता क्या है, आरएनए में जो होता है थायमिन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, तो दोनों में डीएनए में भी 4 बेसिस हैं और आरएनए में भी 4 बेसिस हैं। अब बात करें काइटेराबिन की, जो काइटेराबिन ड्रग है ये एक बेस से मिल रही होती है, इसकी शक्ल जो होती है एक बेस से मिल रही थी। वो बेस कौन सी, वो बेस हमारे पास है पायरामिडीन में से। अगर हम देखें पायरामिडीन को, तो पायरामिडीन में से एक बेस हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोसिन से इसका स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। बस फ़र्क ये होता है कि नेचुरल जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन जो होती है, साइटोसिन को देखें तो साइटोसिन में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन इसको देखें तो इसमें शुगर जो है वो हमारे पास शुगर है अराबिनोज शुगर। ठीक है, शुगर का फ़र्क है, अराबिनोज शुगर इसमें और इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, अब लेकिन होगा क्या, हमारे पास इसी गलती का फ़ायदा उठाएगा, कौन फ़ायदा उठाएगा, हमारे पास ये ड्रग फ़ायदा उठाएगा और ड्रग जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में जो साइटोसिन की जगह यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जाके अटैच हो गया तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाके अटैच हुआ तो आगे जो डीएनए की इलॉन्गेशन थी वो नहीं हो पाएगी और आखिरकार चेंज होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। अब एक बार रिकॉल करते हैं कि काइटेराबिन क्या होती है। काइटेराबिन हमारे पास एक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, जो कि क्या करती है, जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यानी कि न्यूक्लियोसाइड से मिलती है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जब शुगर के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, जब इनके साथ इनमें से किसी भी एक के साथ अटैच हो जाए शुगर उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, आखिर में कह रहे हैं DER है, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, तो फ़र्क है। तो बेसिकली काइटेराबिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, टाइड नहीं, साइड एनालॉग है। ठीक है, तो होता है कि हमारे पास जब सेल डिवाइड बनाना चाह रहा है अपना डीएनए, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है जो काइटेराबिन हमारे पास है, काइटेराबिन ड्रग आई है, ये एक नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, साइटोडीन है। साइटोडीन क्या होती है, साइटोडीन बेसिकली साइटोडीन हम कहते हैं कि साइटोडीन बेसिकली न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। किसका न्यूक्लियोसाइड, साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं साइटोडीन, साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड को। यानी कि जब साइटोसिन कंबाइन हो शुगर के साथ, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, उसको हम कहेंगे साइटिडीन। ठीक है, तो सेल क्या समझता है, सेल इस काइटेराबिन ड्रग को समझता है नॉर्मल साइटिडीन समझता है, यानी कि समझता है कि साइटोसिन ने क्या किया हुआ है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है,
तो सेल ये समझ लेता है, गलती कर लेता है। लेकिन हम जानते हैं बस डीएनए में तभी आगे अटैच होगा कोई भी हमारे पास बेस, जब उसके साथ उसके पास क्या होंगी, 3 चीज़ें होंगी, शुगर भी होगी और बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। लेकिन साइटोडीन जो हमारे पास है, जो काइट्रोबिन, सेल समझ रहा है कि काइट्रोबिन बेसिकली साइटोडीन है, जो कि असल में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसके पास क्या है, इसके पास शुगर तो है प्लस अराबिनोज शुगर है, लेकिन शुगर तो है प्लस और साइटोसिन है, ठीक है। कितना मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली 2 चीज़ें, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या हमारे पास, ये क्या करेगा, ये अपने ये जो खुद को क्या करेगा, ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप ले आएगा अपने अंदर, ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये क्या करेगा, फिर बस डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि बेसिस को ले जाके, जो बेस बनी हुई है, जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड, उसको जाके यहाँ पर अटैच करना। न्यूक्लियोटाइड यानी कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, बेस के साथ होना चाहिए शुगर, होना चाहिए हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ इस ड्रग ने क्या कर लिया, 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ली। एक बेसिकली शुगर थी इसके पास, इसने फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर लिया, साइटोसिन तो था ही इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम था उसने क्या किया, इसको लेके गया यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास, ये आके यहाँ जुड़ गया, ये आके यहाँ पर जुड़ गया। तो आगे जो चेन हो गया वो नहीं चल पाएगी, क्यों, क्योंकि एक गलत चीज़ जुड़ गई, ठीक है। तो चेन जो होगी टर्मिनेट हो जाएगी आखिरकार, ठीक है। चेन आगे बढ़ नहीं पाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और जो सेल का डीएनए और आरएनए दोनों सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आरएनए में सेम ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि आरएनए में भी क्या होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। तो थायमीन नहीं होता, लेकिन साइटोसिन होता है। तो आरएनए में भी सेम प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, सेल डिवीजन रुक जाएगी, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमारे पास डीएनए सही तरीके से नहीं बना। सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है कि डीएनए की कॉपी को क्या करें, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करें, फिर रेप्लिकेशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से सेल डिवाइड होता है। अब सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, एट द एंड हमारे पास कैंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखते हैं हम, ये जो ब्लैक से हमारे पास बॉक्सेस के बाहर लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, इसको समझने के पहले आपको पहले ये समझना होगा, जो सेल होता है हमारे पास, ठीक है, सेल को ग्रो होने के लिए, ठीक है, डिवाइड होने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, इसको 3 चीज़ें जो होती हैं वो कंटिन्यूसली बनानी पड़ती हैं। 3 मेजर चीज़ें उसको बनानी पड़ती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक बनाना पड़ता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, बेसिकली मास्टर कॉपी होती है, जो कि जेनेटिक हम बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट होता है, डीएनए बनाना पड़ता है। सेकंड चीज़ को बनानी पड़ती है सेल को आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए एक चीज़ है जो कि डीएनए का मैसेज लेके जाती है। डीएनए एक मास्टर बेसिकली प्लान है, ठीक है। आरएनए क्या करेगा, इस डीएनए का पैगाम लेके जाता है, फिर क्या करता है, और सेल को प्रोटीन बनाने का हुक्म देता है, ठीक है। थर्ड चीज़ बनानी पड़ती है हमारे पास सेल को, वो होती है प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि आरएनए पैगाम लेके आया है डीएनए का कि इस किस्म की प्रोटीन बनाओ। तो थर्ड चीज़ प्रोटीन बनानी पड़ती है सेल को कंटिन्यूसली, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं सेल के फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर काम करते हैं। हम जानते हैं सेल के अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं, तो बस बेसिकली हमारे पास एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन्स है। तो हर तरह की प्रोटीन इंक्लूड है इसमें, स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी, हमारे पास सारी किस्म की प्रोटीन इंक्लूड है, ठीक है। तो हम सारी किस्म की प्रोटीन की बात करें तो सेल को बेसिक 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स बनानी पड़ती हैं ग्रो, रिपेयर और डिवाइड होने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स एकदम से बन गए सेल के अंदर, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस चलता है। और यही सीक्वेंस हमें इस डायग्राम में जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये सारा हमें यही सीक्वेंस बताया गया। तो अब इस सीक्वेंस को समझते हैं डिटेल से। तो हमारे पास ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक नेचुरल यानी कि कुदरती कंटिन्यूस रास्ता दिखा रही है हमें, जहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो रही हैं और हमें एट द एंड क्या मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, ठीक है। अब इस डायग्राम का समझ लेते हैं। डायग्राम बेसिकली हमें बता के रही है, फिर हम देखेंगे इसको, इस डिटेल से देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो डायग्राम है, बेसिकली ये जो कैंसर सेल होते हैं, हम जानते हैं कि बहुत फास्ट इस रास्ते पर चलते हैं, यानी कि फॉरन में ये बनेगी, फिर ये बनेगा, फॉरन एट द एंड प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो कैंसर सेल की डिवीजन बहुत ही फास्ट हो रही होती है, ठीक है। उनमें डीएनए बनता है, देन आरएनए बनता है, देन प्रोटीन बन जाता है। अब कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, कैंसर को किल करने वाली ड्रग, वो इसी रास्ते पर कहीं ना क्या करती है, कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ब्लॉकेज करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें रेड पार्ट दिख रहा है, ये रेड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि कैंसर कीमोथेरेपी जो ड्रग था उसने यहाँ ब्लॉक कर दिया, यहाँ ब्लॉक कर दिया, यानी कि जो पूरा रास्ता है इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेगा। और वाइट बॉक्सेस में क्या दिख रहे हैं, इसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारे पास ड्रग था उसने किस जगह ब्लॉक किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से कि ये बना कैसे हमारे पास। आखिर देखें, होता है कि हमारे पास सेल के अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स पहले से होते हैं। अब ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, सेल के पास क्या होते हैं, सेल के पास सिंपल मेटाबॉलिक फ्यूल होता है। ग्लूकोज की बात करें, सेल के पास ग्लूकोज होता है, सेल के पास अमाइनो एसिड होता है, सेल के पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सेल के पास नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं, नाइट्रोजन होता है, अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, सेल के पास एटीपी होता है जो कि एनर्जी बेसिकली हमारे पास है, जो कि
एज एनर्जी कैरियर काम करता है, एनर्जी से देता है, ठीक है, सेल को। तो बेसिकली सेल के पास एटीपी होता है, ठीक है। अब होता है क्या है हमारे पास, सेल क्या करता है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, ठीक है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करता है और छोटे छोटे क्या बनाता है, स्मॉल स्मॉल, क्योंकि सेल भी छोटा है ना, सेल तो बेसिक यूनिट है, सेल बहुत छोटा है, तो स्मॉल स्मॉल सेल क्या बनाता है, सेल बनाता है स्मॉल स्मॉल केमिकल स्ट्रक्चर मेक करता है। क्या मेक करता है, केमिकल स्ट्रक्चर मेक करता है, ठीक है। अब होता है क्या हमारे पास, फिर हमारे पास प्यूरीन पायरिमिडीन सिंथेसिस कैसे हुआ, स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। हुआ क्या, कैसे, देखिए सेल क्या करता है, हम जानते हैं कि सेल बेसिकली करता है ग्लाइकोलाइसिस करता है, क्रैब्स साइकिल वगैरह करता है, ठीक है। इनसे क्या करता है, इनके एंड में क्या बनता है, हमें छोटे छोटे केमिकल बेसिकली मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। केमिकल रिएक्शन से हम उनको क्या, सेल क्या करेगा, इनके एंड में कुछ मिला, हम इसके एंड में कुछ मिला, फिर सेल क्या करेगा, जो मिला था उससे कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेसिकली प्यूरीन बन जाएगा और पायरिमिडीन बन जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल से जो मिला था हमें, सेल ने उसके अंदर फर्दर केमिकल रिएक्शन की और आखिरकार क्या बन गया, प्यूरीन बन गया एंड पायरिमिडीन। हम जानते हैं प्यूरीन पायरिमिडीन क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। तो बेसिकली वही बन गए, प्यूरीन पायरिमिडीन बन गए, ठीक है। अब हमारे पास जो एंजाइम का रोल होता है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ एंजाइम का रोल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजाइम कौन, प्रोटीन, ठीक है। अब देखें प्यूरीन बन गया, पायरिमिडीन बन गया। अब ये प्यूरीन पायरिमिडीन जो है, अगर इनके साथ राइबोस शुगर अटैच्ड हो गई, आगे क्या हो गई, राइबोस शुगर अटैच्ड हो गई, तो अब ये क्या बन गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं है, बस क्या है, इसके जो प्यूरीन पायरिमिडीन थे उनके साथ क्या अटैच्ड हो गई, राइबोस शुगर अटैच्ड हो गई, दैट्स वाई हम कह रहे हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होती है। जो आरएनए हमारे पास होता है, आरएनए किससे मिलकर बनता है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें राइबोस शुगर अटैच होती है। कौन सी शुगर, राइबोस शुगर। अभी हम पढ़ेंगे डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है। डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन आरएनए में ऑक्सीजन होगी, राइबोस शुगर, ठीक है। तो आपने याद रखनी है बात। अब यहाँ लिखा है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, ये कैसे बनता है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है, अब यहाँ पर बनी थी, जो कि आरएनए का बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक थी, ठीक है। अब जो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें से क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक एंजाइम आया, एंजाइम ने आके क्या किया, इस राइबोस न्यूक्लियोटाइड से ऑक्सीजन को निकाल दिया, ठीक है। अब जो बना है बस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड बना, और ये बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली हमारे पास डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो फ़र्क है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें राइबोस शुगर के साथ क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। जबकि हमारे पास आरएनए का जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है राइबोस न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसमें जो राइबोस शुगर है उसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास जो ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड है, ये ज्वाइन होगी, ठीक है। ये बहुत सारी ज्वाइंट्स होंगी, आखिरकार क्या बन जाएगा, हमारे पास डीएनए बन जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होगी, फिर आखिरकार हमारे पास प्रोटीन बन जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पहले ये ज्वाइन हुए हमारे पास, बन गए डीएनए प्रॉपर तरीके से, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन्स। अब देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है। देखें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना आरएनए में कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए में जो मालूमात थी उसको कन्वर्ट कर दिया हमने आरएनए में, यानी कि वो मालूमात आरएनए में भेज दी, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जो होता है एक मास्टर बुक है, डीएनए क्या है, एक मास्टर बुक यानी कि ओरिजिनल बुक है, इसमें मालूमात महफूज है। आरएनए क्या करता है, आरएनए उन मालूमात को क्या करता है, उन मालूमात की कॉपी करता है, अपने अंदर स्टोर करता है उन मालूमात की कॉपी। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल होता है, सेल डीएनए को डायरेक्टली हर जगह यूज़ नहीं करता, क्योंकि डीएनए बहुत ही हमारे पास प्रीशियस है, ठीक है। वो पहले क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डीएनए से कॉपी करता है आरएनए में, ठीक है, फिर उसको क्या करता है, यूज़ करता है। तो बेसिकली यही ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन क्यों नहीं बन रही, पहले आरएनए में क्यों मालूमात को कैरी किया गया, फिर प्रोटीन क्यों बनी। तो इसका रीज़न ये है, हमारे पास डीएनए बहुत प्रीशियस है, मास्टर कॉपी है। सेकेंड, अब ये बोल सकते हैं कि अगर डीएनए हर जगह डायरेक्टली जाएगा, अगर डीएनए हर जगह डायरेक्टली यूज़ होगा तो डैमेज का रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है। हमारे पास म्यूटेशन का रिस्क भी ज़्यादा है डीएनए में, ठीक है। तो इसलिए डीएनए को डायरेक्टली हर जगह यूज़ नहीं करता सेल। एक और रीज़न, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लॉक रहता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है हमारे पास, राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो बेसिकली हमारे पास जो आरएनए होता है, आरएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती हैं, और आरएनए जो होता है मल्टीपल प्रोटीन बना सकता है एक वक्त में, साइमल्टेनियसली बना सकता है। जो आरएनए होता है हमारे पास, आरएनए जो होता है हमारे पास, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल भी सकता है,
आरएनए को इसलिए डीएनए क्या करता है, आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजता है, ठीक है। खुद नहीं जा सकता, वो आरएनए को भेजता है, ठीक है। डीएनए नहीं जा सकता न्यूक्लियस से बाहर, लेकिन आरएनए जा सकता है। तो डीएनए क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करवाता है और आरएनए को भेजता है साइटोप्लाज्म में, और फिर हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन बनती है। एक वक्त में कई सारी प्रोटीन बन सकती हैं, ठीक है। ये सलाहियत किस में, आरएनए में, ठीक है। ये एक वक्त में साइमल्टेनियसली बहुत सारी प्रोटीन्स बना सकता है। ये कहना सही होगा कि आरएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती हैं एक वक्त में, और उससे मल्टीपल प्रोटीन बन सकती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आरएनए से प्रोटीन बन जाना, ठीक है। अब जो मालूमात थी डीएनए ने दे दी आरएनए को, अब आरएनए से प्रोटीन का बन जाना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली आरएनए क्या है, रेसिपी इंस्ट्रक्शन है जो कि डीएनए ने दी थी, ठीक है। अब सेल क्या करेगा, उस रेसिपी को रीड करेगा किस तरीके से रेसिपी बनानी है, ठीक है, और आखिरकार प्रोटीन बन जाएगी जो प्रोटीन चाहिए होगी, ठीक है। अब प्रोटीन बनाने वाला सिस्टम कौन करता है, प्रोटीन बना कौन रहा है, सेल में राइबोसोम बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे पास 3 तरह की प्रोटीन होती है जो कि सेल के काम आती हैं। अगर हम बात करें एंजाइम की, ठीक है, तो एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन है जो कि केमिकल रिएक्शन चला रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट है हमारे पास सेल का, ठीक है। सेकंड किस्म की प्रोटीन हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए, शेप मेंटेन किए हुए, ठीक है। थर्ड की बात करें यहाँ पर, थर्ड टाइप की प्रोटीन हमारे पास आती हैं, वो प्रोटीन जो कि सेल की बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन यानी कि सिग्नलिंग, सेल को सिग्नल वगैरह देंगे, फंक्शन वगैरह कंट्रोल करें। तो अब 3 तरह की मेजर प्रोटीन्स हो सकती हैं सेल में, ठीक है। एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आखिरकार हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड क्या हुई हमारे पास, अटैच्ड हुई बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी अटैच हो गई। फिर डीएनए का हमारे पास एक बेसिकली स्ट्रैंड बन गया, फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन। आई थिंक ये सब क्लियर होगा।